ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। सर आज 303 से ज्यादा एमपी आपके हैं, 2000 से ऊपर एमएलए आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम एक से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है सर, ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आह भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोक के यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। और सर ये देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है सर, के ऊपर चर्चा चल रहा है। सर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कभी सर, मुद्दे पर भी आना कीजिए, चर्चा नहीं करनी है सर, ठीक है। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, हाँ जी, शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, एसआईआर, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है। मुद्दा है स्पीकर्स का रिमूवल, उसके ऊपर बोलिएगा। के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए, पर आपसे विनती इतनी है कि डेमोक्रेसी को बचाइए और कृपया इस सदन को किसी पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर, यही दरख्वास्त है। क्योंकि ये सदन जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है, वैसे हमारे लिए भी मंदिर है, और गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारी गीता है। और इस मंदिर में बैठ के अगर कोई झूठ बोले और गीता पे हाथ रखे, कोई अन्याय करे, तो सर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो इस देश की 3rd लार्जेस्ट ऑपोजिशन है, that will surely not pander or surrender to your step motherly or should I say step fatherly attitude. इस तरीके के आचरण को कतई नहीं स्वीकारा जा सकता। सदन में इस तरीके से आना, टेबल पर चढ़ जाना, मैं खुद सनातनी हूं, मैं मानता हूं अगर ये लोकतंत्र का मंदिर है तो यहाँ पे रखे कागज, टेबल, कुर्सी मां सरस्वती का रूप है। किस तरीके से आप कागज फाड़ते हैं, एसडी साहब के टेबल पे आप खड़े हो जाते हैं, चेयर तक आप जाने का काम करते हैं। इस तरीके का आचरण, और कैसे हम इसको न्यू नॉर्मल मान लें, क्योंकि ये आचरण निरंतरता में होता गया तो परंपरा बन जाएगी, और परंपराएं उदाहरण बन जाएंगी, और कल जो हमारी जगह यहाँ पे बैठा होगा वो आज का उदाहरण दे रहा होगा। इसीलिए जरूरी है आज की तारीख में हमें अपने आचरण को सुधारने की। एक के बाद एक, जब मैं विपक्ष की जिम्मेदारियों की बात करता हूं, लोकतंत्र की खूबसूरती है सत्ता पक्ष विपक्ष, जहां सत्ता अपनी बात रखेगी, विपक्ष अपनी बात रखेगा। क्या है इनका ऑल्टरनेट विजन? एक विजन बता दें मुझे, अगर सरकार ये गलत कर रही है तो ये चीजें, हाँ आप इसको सही कीजिए।
ऑल्टरनेट विजन आप देंगे नहीं, सिर्फ आरोप लगाएंगे और लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। आज तक इन लोगों ने लोगों को सिर्फ विपक्ष ने डराकर अपनी तरफ करने का काम किया। एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठाते हैं और उसको लेकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कभी सीए का मुद्दा उठाते हैं, हम लोग सदन में कह के थक गए भैया कि सीए का कानून एक ऐसे नागरिकता देने वाला कानून है जहां पे वहां दूसरे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने का कानून है जहां पे बहुसंख्यक ही मुसलमान है। अब मुसलमानों के बीच में जाके भ्रम फैलाना, नागरिकता छीन ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी। किसकी नागरिकता छीन ली गई? पूरी लोकसभा का चुनाव ये लड़ते रहे कि अगर वापस से मोदी जी तीसरी बार आ गए तो संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहां का लोकतंत्र समाप्त हो गया? कौन से संविधान की हत्या कर दी गई? एक के बाद झूठ बोलना और इस तरीके से लोगों को भ्रमित करना। और अब नया हथियार इनको मिला एसआईआर को लेकर। एसआईआर को लेकर सदन नहीं चलने देंगे, उसको लेकर हंगामा करेंगे। अरे प्रभु, एसआईआर पहली बार थोड़ी हुआ, आपके समय पे भी हुआ था। उस वक्त क्या हो गया एसआईआर को लेकर? और एसआईआर का जवाब तो बिहार की जनता ने दिया ना। एलओपी गए थे वहां पे 10-12 दिन वहां पे करके आए और ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। अपने साथी दलों की भी ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। हकीकत यह है कि एसआईआर नहीं, जो ये वोट चोरी बोलते हैं, वोट चोरी नहीं, इनका जनादेश चोरी होता जा रहा है। और इस बात का एहसास ही इनको नहीं हो रहा। क्योंकि ये अपनी अंतरात्मा में झांक के नहीं देखते। इनको आरोप लगाना है पर आत्ममंथन नहीं करना। इनको दूसरे से सवाल पूछने हैं बट खुद से कभी सवाल नहीं करने, और यही कारण है। और आज एक व्यक्ति का विरोध करते करते, मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लग गए। एआई समिट जहां पे अंतरराष्ट्रीय जगह से लोग आए हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहां पे मौजूद है, और क्या कर रहे हैं आप? और एक ऐसा समिट जहां पे दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर हमारी प्रणाली की तारीफ कर रहे हैं, जिसका विरोध इन्होंने उस वक्त भी किया था। यूपीआई के वक्त इन्होंने कहा था कैसे होगा, एक औरत जो ठेले पे है वो कैसे उसकी पेमेंट करेगी, पॉश मशीन कहां से लगेगी, और आज उसी की तारीफ फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करके जा रहे हैं। और उस समिट में इन्होंने देश को अपमानित करने का काम किया। डेड इकोनॉमी बुलाते हैं हमारे देश को ये, जबकि दूसरे लोग और अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ग्लोबल चैलेंजेस होने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। क्या ये सामान्य बात है कि दहाई के आंकड़े से धीरे धीरे हम लोग करते करते चौथे नंबर पर आ गए? आने वाले दिनों में वो दिन भी दूर नहीं जब हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और ऐसे में आप हमारे देश की इकोनॉमी को और हमारे देश की इकोनॉमी को हमारे ही लोग डेड इकोनॉमी बताने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से बस मैं ये आग्रह करूंगा, एक बार मदद कर दें, कहां पे दे तो दो। इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा और विपक्ष से भी करूंगा, एंड आई थिंक इट्स आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ आए, जितने आरोप प्रत्यारोप करने थे हम कर आए, और हमें कई मौके मिलेंगे। अभी फिर असम में मौका मिलेगा, बंगाल में मिलेगा, हर राज्य में मिलेगा। जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आता, हमें हर दूसरे तीसरे महीने हमें मौका मिलता रहेगा आरोप प्रत्यारोप करने का। पर सदन को तो इससे बख्शे। Let it be a collective responsibility of all of us to come together। और यहाँ पे बात हो, और बात होनी जरूरी है। सहमति असहमति की बात नहीं है, बात होनी जरूरी है। आप अपना पक्ष रखें, हम अपना पक्ष रखेंगे, लोगों को उसके बाद फैसला करने दीजिए। आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आपके पास पूरा समय था, आप राष्ट्रपति जी के सम्मान की बात करते हैं। क्या आप बताइए, उनके अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव का इस तरीके से निरादर करना, क्या ये उनका अपमान नहीं था? जिस तरीके से विपक्षी दल बंगाल वो गई थी, जिस तरीके से वहां की सरकार, अरे राष्ट्रपति हैं वो, चुनावी राजनीति से, दलगत राजनीति से उठकर है वो, और जिस तरीके से उनका अपमान वहां पे किया जाता है, क्योंकि इनको तकलीफ इस बात की है कि देश के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर जाके बैठी है। ये बात इन्हें